हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी विद कंफर्ट में। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट वाले सेशन में हमने डिस्कस किया था सेलिएंट फीचर्स ऑफ द यूके कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आप लोगों ने काफ़ी अप्रिसिएट किया उस सेशन को, और जो मैंने रिक्वेस्ट की थी आपसे कि हमें 1 लाख सब्सक्राइबर का माइलस्टोन अचीव करना है, और इसमें से हार्डली 14,000 सब्सक्राइबर बचे हैं। तो आप में से उस बहुत सारे लोगों ने उसके बाद शेयर करना शुरू किया दूसरों के साथ में, और वो मेरा एनालिटिक्स में दिखा, जहाँ पर नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स ऑल ऑफ सडन काफ़ी इंक्रीज़ हुए। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर दैट कॉन्ट्रीब्यूशन एंड दैट काइंड ऑफ सपोर्ट जो आपने मुझे दिखाया। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू गाइज। आई होप कि आप फर्दर कंटिन्यू करते रहेंगे इस तरीके का सपोर्ट, ताकि हम लोग जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर अचीव करें। एंड येस, आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट टू सेलिब्रेट विथ यू। तो आइए डिस्कस करते हैं फर्दर यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो इसके बारे में बेसिक पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना कि जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनैक्ट किया गया था फिलाडेल्फिया में। तो इसे कन्वेंशन ऑफ फिलाडेल्फिया बोला जाता है 1789 में। ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, एक टेक्स्ट, सिंगल टेक्स्ट के रूप में है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 7 आर्टिकल्स हैं। तो बहुत ही ब्रीफ डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत ही क्लियर एंड प्रिसाइज एवरीथिंग, सब कुछ मेंशन है यहाँ पर। ओके, तो ऐसे इंट्रोडक्शन लिख के फिर हम आ जाएंगे अपने मेन बॉडी पार्ट पे क्वेश्चन के, दैट इज़ सेलिएंट फीचर। तो सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा कि 1789 में फिलाडेल्फिया में, कन्वेंशन ऑफ फिलाडेल्फिया में इसे अडॉप्ट किया गया। बहुत ही ब्रीफ डॉक्यूमेंट है, 7 आर्टिकल्स हैं, और कुछ ज़्यादा वर्ड नहीं है, मतलब हर चीज़ बहुत ही क्लियर एंड प्रिसाइज वे पे है। तो रिटन डॉक्यूमेंट्स हो गया। देन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि किस तरीके से जो ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें जो प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इट इज़ नॉट दैट सिंपल। जब हम पढ़ रहे थे जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने देखा था ना कि बहुत ही फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब सिंपल मेजॉरिटी एंड ऑर्डरली लॉ के साथ इसमें अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात आती है तो ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जो अमेंडमेंट की प्रोसेस है ना, हम रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी कैसे डिसाइड करते हैं, जो प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट होती है। ओके, तो अमेंडमेंट प्रोसेस जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, तो यहाँ पर प्रपोजल ऑफ 2/3 मेजॉरिटी ऑफ कांग्रेस या जो है वहाँ से उनका रेटिफिकेशन चाहिए। ओके, फिर मेजॉरिटी प्रॉपर चाहिए। तो इस तरीके से आप देखोगे कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेंडमेंट प्रोसेस थोड़ी टफ है, कॉम्प्लिकेटेड है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका बाकी जो पार्टीज़ हैं, लोग हैं या ग्रुप ऑफ स्टेट हैं, इनके ऊपर सुपरमेसी है। मतलब नो इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट इज़ ऑथोराइज्ड टू मेक अ लॉ ओके अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम यूके का कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रहे थे तो हमने क्या डिस्कस किया था, वहाँ पर क्या है, एक पॉइंट था यहाँ पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। एक पॉइंट था, रुको यहाँ पर देखो, हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन को यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से, ताकि दोनों में डिफरेंसेस आपको पता चले। कंपैरिजन से क्या होता है ना, आपको क्लैरिटी ज़्यादा आती है और आपको लंबे समय के लिए याद रहेगा। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट डिस्कस किया था, अभी मिल नहीं रहा है, एक मिनट गाइस, कहाँ था वो पॉइंट जिसमें हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सुपरमेसी, एक पॉइंट था, अभी दिख नहीं रहा है। ओके, एनीवे ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं, चलो। तो यहाँ पर सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। नो अथॉरिटी, नो इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, जैसे इंडिया में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। यूके में हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट कोई भी लॉ ला सकती है, कोई भी लॉ को एंड कर सकती है, और नो बडी विल क्वेश्चन दैट। यहाँ पर क्या है, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखोगे कि जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि इंडिया में है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, फिलॉसफी है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, जिसको अमेंड नहीं किया जा सकता। ओके, देन नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पर
प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था गाइस, क्विक रिवीजन, पार्लियामेंट्री सिस्टम था। इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। जब हम यूएस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन द यूएसए, मतलब जो भी मेजर पावर हैं वो कहाँ किसके पास रहेंगी, प्रेसिडेंट के पास रहेंगी। ओके, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है यहाँ पे, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, प्रेसिडेंट है। और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। ओके, तो यहाँ पे पावर जो होगी वो प्रेसिडेंट पे है, एग्जीक्यूटिव पावर, और यहाँ पे फिक्स्ड पीरियड होता है, 4 ईयर के लिए इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट को, एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर। ओके, तो इस तरीके से आप इसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट फीचर हो गया। नेक्स्ट है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म बेसिकली क्या होता है, जहाँ पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक टाइप है जहाँ पर पावर डिवाइडेड होती है, डिवीजन ऑफ पावर होता है, डिवीजन ऑफ पावर होता है किसके बीच में, जो स्टेट है या फेडरल यूनिट्स जिसे हम बोलते हैं, और दूसरा सेंटर। ओके, तो यहाँ पर कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा क्योंकि पावर का डिवीज़न है। इंडिया में क्या है, फेडरल सिस्टम है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनकी अपनी सब्जेक्ट लिस्ट है जिस पर वो लॉ बनाएंगी, यूनियन लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। इसी तरीके से अमेरिका में भी फेडरलिज्म है। यूके में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो क्या था, यूनिटरी गवर्नमेंट थी वहाँ पर, मतलब जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो पावर कहाँ से डिराइव करती हैं, सेंटर से। नेक्स्ट आ जाता है एक सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन का। डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है इसका बेसिकली क्या है, जो गवर्नमेंट के 3 पिलर्स या 3 ब्रांचेज हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, इनके बीच में पावर का सेपरेशन है, अपना अपना डोमेन है टू एक्सरसाइज द पावर एंड अथॉरिटी। और जो ये तीनों हैं वो एक दूसरे के जो डोमेन ऑफ अथॉरिटी एंड पावर है उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगी। ओके, सो 3 पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर इन ईच अदर मैटर्स। यहीं पर एक और इम्पॉर्टेंट आ जाता है जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं, तो वो आ जाता है आपका चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस एक इम्पॉर्टेंट फीचर है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, जहाँ पर जो 3 ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, लेजिस्लेटिव ब्रांच एंड जुडिशियल ब्रांच, तो यहाँ पर जो सेपरेशन ऑफ पावर है, अपने अपने डोमेन है पावर के, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे, बट प्रॉपर चेक एंड बैलेंस है ताकि कोई अपनी पावर या अथॉरिटी का मिसयूज़ ना करे। गेटिंग इट। तो जैसे हम यहाँ पर डिस्कस करें जुडिशरी को एग्जांपल लें, तो जुडिशरी को क्या है, मतलब जस्टिस देना लोगों को, जो जुडिशियल सिस्टम है उसको एक्सरसाइज करना। इसका चेक एंड बैलेंस कैसे है कि कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। इंडिया में भी ये सिस्टम है। तो इस तरीके से जुडिशरी अकाउंटेबल रखती है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर को, तो इस प्रोसेस को कहते हैं चेक एंड बैलेंस। नहीं तो मान लीजिए ये तीनों ब्रांच अपने अपने डोमेन में अलग अलग करें, सिर्फ यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर हो, चेक एंड बैलेंस ना हो, तो ये अपनी मनमानी करने लग जाएंगे ना एग्जीक्यूटिव्स, जो पॉलिटिशियंस हैं। ओके, तो जुडिशरी को यहाँ पर पावर है कि वो इन लोगों को अकाउंटेबल रखे, और इस प्रोसेस या पावर को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, ताकि ये दोनों ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग काम करें और सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन रहे। आई होप यू गॉट चेक एंड बैलेंस का क्या मतलब है यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है बाईकैमरलिज्म। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लेजिस्लेटिव बॉडी है अमेरिका की, ओके, उसको उसमें 2 हाउसेस हैं। ओके, सो लेजिस्लेचर को हम क्या बोलते हैं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिस्लेचर को हम कांग्रेस बोलते हैं। फिर कांग्रेस के 2 हाउसेज हैं, ओके, सीनेट, एक को सीनेट बोला जाता है, एक को हाउस ऑफ कॉमन बोला जाता है। ओके, तो ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, मतलब यहाँ पर इस तरीके से बाईकैमरलिज्म हो गया। फिर नेक्स्ट आता है डुअल पार्टी सिस्टम। डुअल पार्टी सिस्टम मतलब
कि अमेरिका में दो स्ट्रॉन्ग पार्टीज़ हैं। दो स्ट्रॉन्ग पार्टीज़ कौन कौन सी हैं? डेमोक्रेट्स और दूसरी कौन सी है? रिपब्लिकन्स। ठीक है, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशरी है ना वो इंडिपेंडेंट है। ओके, डू नॉट वर्क अंडर द एनी अथॉरिटी। इंडिया में भी क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसकी बात करता है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करता है। ओके, फंडामेंटल राइट्स। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। इंडिया में भी है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। स्पॉयल सिस्टम, ये क्या होता है स्पॉयल सिस्टम? तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट या कैबिनेट सिस्टम होता है वो बेसिकली मेरिट बेस्ड नहीं है। ओके, जो वेरियस डिपार्टमेंट्स का एलोकेशन किया जाता है, तो जब नई गवर्नमेंट बनती है तो उसके जो पार्टी के लोग होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एलोकेट किया जाता है। इंडिया में क्या है? मेरिट सिस्टम है। मतलब जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस आईपीएस जो सेक्रेटरी एंड ऑल होते हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स के, वो मेरिट एक एग्ज़ाम पास करते हैं आईएएस का, फिर इसके बाद जाते हैं। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट है डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट। डुअल सिटीजनशिप। डुअल सिटीजनशिप मतलब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है कि सिटीजन्स के पास डुअल डोमिसाइल होगा। मतलब एक तो सिटीजन ऑफ अमेरिका होगा, दूसरा सिटीजन ऑफ स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट की भी अपनी सिटीजनशिप है। तो ये है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो हमने यहाँ पे बेसिक डिस्कस किया कॉन्स्टिट्यूशन, जो वेरियस पॉइंट्स डिस्कस किए। फर्दर हम इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम को डिटेल में डिस्कस किया जा सकता है, फेडरलिज्म को डिटेल में डिस्कस किया जा सकता है। ओके, पार्टी सिस्टम को हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे सेपरेट लेक्चर चाहिए तो मुझे इसके नीचे कॉमेंट करना। ओके, बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ इसी तरीके से अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को बोलते रहिए सब्सक्राइब करने के लिए और मेरी हेल्प करिएगा इस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।